अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। उम्मीद है कि आप सब अच्छे से होंगे, बखैर आफ़ियत होंगे। दोस्तों, हमारे फाइनेंस अकाउंट्स असिस्टेंट का एग्ज़ाम जो है वो दिन ब दिन नज़दीक आता जा रहा है और इसी सिलसिले में हमने एक लेक्चर सीरीज़ स्टार्ट की थी, जिसका आज हम एक पाँचवा लेक्चर अपलोड करने जा रहे हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमने कल एक फाइनेंस अकाउंट्स असिस्टेंट के लिए एक MCQ कैप्सूल, एक MCQ कंपेनियन लॉन्च किया है। जिन दोस्तों ने अभी तक वो MCQ कंपेनियन अभी तक नहीं लिया, उनसे गुजारिश है कि वो हमारी डिस्क्रिप्शन में इसकी डिटेल्स दी हुई है, वो डिटेल्स फॉलो करके वो एक MCQ कंपेनियन जो 1200 प्लस MCQs का एक कॉम्बिनेशन है, जिसमें तमाम सेक्शंस फाइनेंस अकाउंट्स असिस्टेंट के डिस्कस किए गए हैं, वो और टॉपिक वाइज इसमें पूरा डिस्कशन किया गया है, तो वो हासिल कर सकते हैं। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं, फिर से दूसरा लेक्चर है इस इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इन इंडिया, इस टॉपिक पर। ये हमारा इसका दूसरा पार्ट है। तो दोस्तों, स्टार्ट करने से पहले मेरी फिर से एक बार गुजारिश रहेगी कि जिन दोस्तों ने अभी तक हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि जो भी हमारे आगे आने वाले लेक्चर्स होंगे उनकी नोटिफिकेशंस उनको मिलती रहें। इसके अलावा मैं तमाम जो भी इस वीडियो के व्यूअर्स हैं, जो हमारे लेक्चर्स के रेगुलर व्यूअर्स हैं, उनसे मेरी गुजारिश है कि हमारी चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ये मैं हर किसी को रिक्वेस्ट करता हूं कि हमारी चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें, ताकि ये बाकी लोगों तक भी पहुंच जाए। क्योंकि हमारा जो मकसद है वो है टू एनलाइटन पीपल एजुकेशनली, लोगों को एजुकेशनली एनलाइटन करना। जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए तैयारी कर रहे हैं, जो हमारे फ्रेंड्स कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में अपीयर हो रहे हैं, उनको एनलाइटन करना, उन तक ये नॉलेज पहुंचाना, यही हमारा काम है। तो इसलिए आप सबसे गुजारिश है कि हमारे वीडियोस और हमारे लेक्चर्स को आप शेयर करते रहें। तो दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये लेक्चर, जिसका नाम है इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इन इंडिया, और ये इसका पार्ट सेकंड है। पार्ट फर्स्ट जो है वो हमने कल वो लेक्चर अपलोड किया है। तो दोस्तों, आप बखूबी वाकिफ़ हैं इस बात से कि कल हमने इकोनॉमिक रिफॉर्म्स जो इंडिया में है उसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पढ़ा, ग्लोबलाइजेशन के बारे में पढ़ा, लिबरलाइजेशन के बारे में पढ़ा, और इन चीज़ों के कंसेप्ट्स हमने क्लियर किए। और हमने ये भी डिस्कस किया कि 1980s में कैसे इंडिया ने अपने रिफॉर्म्स जो हैं वो इंट्रोड्यूस किए थे। और फिर 1990 में क्या हुआ, 1991 में क्या हुआ, जब बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस हुई, तो उस वक्त क्या हुआ, ये सारा डिटेल जो है वो बैकग्राउंड जो है हमारी इकोनॉमिक रिफॉर्म्स का हमारी कंट्री में, तो ये हमने कल डिस्कस किया। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि लिबरलाइजेशन जो है, उस लिबरलाइजेशन की पॉलिसी में इंडिया ने कौन कौन से स्टेप्स उठाए। तो लिबरलाइजेशन, जैसा कि आपने कल भी पढ़ा था, इट ऑकर्ड इन 1991। 1991 में लिबरलाइजेशन का इंट्रोडक्शन होता है इंडिया में। तो लिबरलाइजेशन, जैसा कि हमने कल भी पढ़ा, कि लिबरलाइजेशन का मतलब है कि टू ओपन अप द इकोनॉमी फॉर फॉरेन इन्वेस्टमेंट, फॉर फॉरेन मार्केट्स। जो हमने चाइना की ओपन डोर पॉलिसी भी पढ़ी थी, वो एक लिबरलाइजेशन की एक बेहतरीन एग्जाम्पल बोला था हमने कि ये जो 1978 में चाइना ने लॉन्च की थी वो पॉलिसी, तो वो एक लिबरलाइजेशन की एक अहम मिसाल है। लिबरलाइजेशन का मतलब है शॉर्ट में कि अपनी इकोनॉमी को फ्री करना, कोई बैरियर ना रखना, ताकि बाहर की जो इकोनॉमीज़ हैं वो यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकें, बाहर के जो बिजनेस एंटाइटीज़ हैं वो हमारी इकोनॉमी में इन्वेस्ट कर सकें। तो 1991 में यही हुआ, जब बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस हुई, तो इंडिया ने $7 बिलियन लोन मांगे IMF और IBRD से। उन्होंने कुछ कंडीशंस रखी, और उन कंडीशंस में सबसे बड़ी कंडीशन ये थी कि आप अपनी इकोनॉमी को लिबरलाइज कीजिए। And in backdrop of this, India liberalized its economy, and India announced the policy of liberalization in 1991. And what happened after this? What were the steps taken by India after announcing the liberalization policy in 1991?
इंडिया ने कौन कौन से स्टेप्स उठाए? देखिए, सबसे पहली बात जो है वो है डीरेगुलेशन ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर। एक एक करके हम समझेंगे कि लिबरलाइजेशन पॉलिसी में हुआ क्या, असल में क्या हुआ था। डीरेगुलेशन ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर। इंडस्ट्रियल सेक्टर जो है 1991 तक ये इंडस्ट्रियल सेक्टर जो था इट वाज होली एंड सोली कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट, यानी गवर्नमेंट जो थी इसका पूरा कंट्रोल था इंडस्ट्रियल सेक्टर पर अप टू 1991। लेकिन इसके बाद क्या हुआ, जब इकोनॉमी लिबरलाइज हो गई देन इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग वाज एबॉलिश्ड। अब इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग जो है वो एबॉलिश किया गया, इट वाज डन अवे विद। तमाम जो प्रोडक्ट्स हैं, तमाम जो इंडस्ट्रीज हैं, उनका जो इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग प्रोसीजर था वो खत्म किया गया। लेकिन इसमें कुछ आइटम्स ऐसे थे, कुछ इंडस्ट्रीज ऐसी थी जिनका इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग खत्म नहीं किया गया। मिसाल के तौर पर अल्कोहल, सिगरेट्स, हाजर्डस केमिकल्स, इंडस्ट्रियल एक्सप्लोजिव्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, एरोस्पेस and drugs and pharmaceuticals. These were some industries for which industrial licensing was still kept intact. इन इंडस्ट्रीज का जो इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग था वो इंटैक्ट रखा गया। इसकी वजह क्या थी? क्योंकि जो अल्कोहल, सिगरेट्स, हाजर्डस केमिकल्स और ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स या बाकी जो भी ये सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन की गई हैं, दीज आर ऑफ सेंसिटिव नेचर, दीज थिंग्स आर ऑफ सेंसिटिव नेचर, इसलिए इनका जो इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग है वो इंटैक्ट रखा गया। बाकी जो भी आम चीज़ें हैं, आम इंडस्ट्रीज हैं, उनका इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग जो था वो एबॉलिश किया गया एज ए रिजल्ट ऑफ द लिबरलाइजेशन पॉलिसी अनाउंस्ड इन 1991। इसके बाद क्या हुआ? तो इसके बाद सारी इंडस्ट्रीज प्राइवेट सेक्टर यानी प्राइवेट कंट्रोल में चली गई, लेकिन अभी भी कुछ इंडस्ट्रीज थी जो गवर्नमेंट के कंट्रोल में रही। फॉर एग्जांपल डिफेंस इक्विपमेंट्स, वो इंडस्ट्रीज जो डिफेंस इक्विपमेंट्स प्रोड्यूस करती थी, या एटॉमिक एनर्जी जनरेशन, दीज इंडस्ट्रीज रिलेटेड टू एटॉमिक एनर्जी जनरेशन एंड इंडस्ट्रीज रिलेटेड टू रेलवे ट्रांसपोर्ट, दीज इंडस्ट्रीज were still kept under the control of the government of India। ठीक है, बाकी जो भी इंडस्ट्रीज थी इनके बिना वो तमाम इंडस्ट्रीज जो है दे were kept under the control of private entrepreneurs, यानी they were freed up and many goods produced by small scale industries were de-reserved, and now in many industries market has been allowed to determine prices। ठीक है, यानी तमाम जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज थी उनको डी रिजर्व किया गया। इसका मतलब यह है कि उनको गवर्नमेंट के कंट्रोल से आज़ाद कर दिया गया। ठीक है, और मार्केट को यह इख्तियार दिया गया, क्योंकि जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी होती है या जिसको हम प्राइवेट इकोनॉमी बोलते हैं, फ्री मार्केट इकोनॉमी बोलते हैं, उस इकोनॉमी में मार्केट फोर्सेस को एक फ्री हैंड दिया जाता है कि वो इकोनॉमी की सिचुएशन देखकर मार्केट के प्राइसेस डिटरमाइन करें। तो यहाँ पे गवर्नमेंट का रोल जो है वो खत्म हो जाता है। इसी तरह यहाँ पे अभी हम पढ़ते हैं कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज जो थी, जो बहुत सारे गुड्स प्रोड्यूस करती थी, उनको डी रिजर्व करके मार्केट का कंट्रोल जो है वो होली एंड सोली सौंपा गया इनटू द हैंड्स ऑफ दीज मार्केट फोर्सेस लाइक डिमांड एंड सप्लाई एंड अदर मार्केट फोर्सेस। इसके बाद हम देखेंगे फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स, यानी एज अ रिजल्ट ऑफ लिबरलाइजेशन व्हाट वर द रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस्ड इन द फाइनेंशियल सेक्टर। यानी जो लिबरलाइजेशन की पॉलिसी इंडिया ने अनाउंस की, इसके बाद जो इंडिया का फाइनेंशियल सेक्टर था उसमें कौन सी रिफॉर्म्स अनाउंस की गई। देखिए, सबसे पहली बात यह है कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो बैंक्स में था उसके लिए 1991 से पहले एक पर्टिकुलर लिमिट हुआ करता था कि इस लिमिट से आगे कोई भी फॉरेन इन्वेस्टमेंट अलाउड नहीं है इंडिया के बैंक्स में। बट द सेम वाज रेज्ड टू अराउंड 50% ऑफ लिमिट।
ठीक है, तो ये इसका जो यानी प्रीवियस लिमिट जो था उसका 50% और मजीद बढ़ाया गया, क्योंकि इससे क्या हुआ कि जो फॉरेन इन्वेस्टर्स थे उन्होंने यहाँ पे इन्वेस्ट करके यहाँ की इकोनॉमी को, हमें पता है कि जो इन्वेस्टमेंट होता है वो एक बूस्ट एक्ट करता है इकोनॉमी के लिए, वो दैट इज कंसिडर्ड एज एन इंजेक्शन इनटू द इकोनॉमी. नाउ दैट इज व्हाई दिस लिमिट वाज रेज्ड, सो एज टू एंश्योर दैट much more and more investment is being made in the financial sector, which will act as a boost or as an injection for the economy of India. इससे इंडिया की इकोनॉमी जो है वो क्राइसिस से बाहर आ जाएगी. सिमिलरली जो बैंक्स कुछ सर्टेन कंडीशंस फुलफिल करते थे, कुछ कंडीशंस रखी गई, वो बैंक्स जो इन कंडीशंस पे खरा उतरते थे उन बैंक्स को ये फ्रीडम दिया गया कि आप अपनी कुछ मजीद ब्रांच सेटअप कर सकते हो विदाउट द अप्रूवल ऑफ आरबीआई. अदरवाइज फॉर setting up of any branch by any bank, the prior approval of RBI was needed. But those banks which fulfilled certain conditions, उनको एक freedom दिया गया कि वो कुछ branches set up कर सकते हैं without the approval of RBI. इसी तरह से हम देख सकते हैं कि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, यानी फॉरेन इन्वेस्टर्स जो थे, लाइक मर्चेंट बैंकर्स, म्यूचुअल फंड्स एंड पेंशन फंड्स, they were mutual fund investors and pension fund investors. All these investors were allowed to invest in Indian financial markets. इनको अलाउ किया गया कि इंडिया के फाइनेंशियल मार्केट्स में ये फंड्स जो हैं वो इन्वेस्ट कर सकते हैं. इसकी वजह क्या थी? यहाँ पे भी हम देख सकते हैं कि इंडिया ने फिर ये चाहा कि हमारी इकोनॉमी में ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट्स किए जाएं, ताकि जो इन्वेस्टमेंट्स हैं ये हमारी इकोनॉमी के लिए एज ए बूस्ट साबित हो जाएं. तो इसकी वजह से फिर हमारी इकोनॉमी जो है वो इस क्राइसिस से, प्रेजेंट क्राइसिस से बाहर आ जाएगी. ये था इन तमाम रिफॉर्म्स का मकसद, यही था. तो यही है जो हम रिफॉर्म्स पढ़ रहे हैं, फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स. इकोनॉमी में कौन कौन सी रिफॉर्म्स आई, तो यही है वो रिफॉर्म्स जिनकी हम बात कर रहे हैं. और इन्हीं रिफॉर्म्स की वजह से फिर इंडिया उस बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस से बाहर आ गया जिसमें 1991 में इंडिया फंसा था. इसी तरह से जो फाइनेंशियल सेक्टर की जो रिफॉर्म्स हैं अब, ठीक है, फाइनेंशियल सेक्टर जो है इसका सबसे बड़ा मकसद ये होना चाहिए टू रिड्यूस द रोल ऑफ आरबीआई फ्रॉम बीइंग अ रेगुलेटर टू फैसिलिटेटर ऑफ फाइनेंशियल सेक्टर. क्योंकि हम जो देखते हैं, जब हम रोल ऑफ आरबीआई पढ़ते हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का रोल जब हम पढ़ते हैं, तो हम देखते हैं कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है इट इज़ अ रेगुलेटर ऑफ द फाइनेंशियल सेक्टर. ठीक है, जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है ये इंडिया के मनी मार्केट का एक रेगुलेटर है, क्योंकि यही रेगुलेट करता है इंडिया की इकोनॉमी में जो मनी सप्लाई है उसको रेगुलेट करना रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का काम है, यानी इंडिया के सेंट्रल बैंक का काम है. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है जब भी इन्फ्लेशन होती है इकोनॉमी में, तो यही बैंक है जो इकोनॉमी से मनी सप्लाई को ड्रैग करके अपने पास खींचता है. और जब भी इकोनॉमी में डिफ्लेशन की सिचुएशन आ जाती है तब मनी सप्लाई को पंप करके इकोनॉमी में ये एक बैलेंस मेंटेन करता है. सो दिस RBI, the role of RBI in the financial sector, in the regulation of the financial sector, can never be undermined or underestimated. ये बेहतरीन रोल है RBI का कि मनी सप्लाई को रेगुलेट करके यहाँ की इकोनॉमी को एक बैलेंस प्रोवाइड करता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. ठीक है, तो ये है फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स विच वर इंट्रोड्यूस्ड एज ए रिजल्ट ऑफ द लिबरलाइजेशन पॉलिसी अनाउंस्ड इन 1991. इसके बाद हम बात करेंगे जो टैक्स रिफॉर्म्स हैं. टैक्स रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस्ड एज ए रिजल्ट ऑफ द लिबरलाइजेशन पॉलिसी. टैक्स सिस्टम जो था इंडिया में, इसमें भी बहुत सारी रिफॉर्म्स की ज़रूरत थी, क्योंकि इससे पहले क्या होता था, हायर रेट्स ऑफ इनकम टैक्स, हायर रेट्स ऑफ अदर टैक्सेस, दे वर लेवीड ऑन द पीपल, एंड दिस
रिजल्टेड इन टैक्स इवेजन। इससे क्या होता था? टैक्स इवेजन यानी लोग अपनी इनकम्स को वॉलंटियरली डिक्लेयर नहीं कर पाते थे क्योंकि टैक्स रेट्स वर हाई विच लेड टू मोर टैक्स इवेजन बाय द पीपल। तो अब क्या हुआ? टैक्स रिफॉर्म्स जो है, देखिए टैक्स रिफॉर्म्स जो है ये कनेक्टेड होती हैं गवर्नमेंट की स्पेंडिंग यानी गवर्नमेंट की टैक्सेशन पॉलिसी के साथ, गवर्नमेंट की टैक्सेशन पॉलिसी के साथ या गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर के साथ, और जिसको हम सिंपली कहते हैं द फिस्कल पॉलिसी। फिस्कल पॉलिसी इज नथिंग बट इट इज अ पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट विच इज रिलेटेड टू द टैक्सेशन एंड पब्लिक एक्सपेंडिचर। फिस्कल पॉलिसी वो पॉलिसी होती है जो गवर्नमेंट के टैक्सेशन सिस्टम और इसके एक्सपेंडिचर के रिलेटेड होती है। और जो रिफॉर्म्स, तो इसका मतलब ये हुआ जो रिफॉर्म्स टैक्स के फील्ड में, टैक्सेस के फील्ड में करनी चाहिए थी, वो असल में गवर्नमेंट की फिस्कल पॉलिसी की रिफॉर्म्स हैं। सो द गवर्नमेंट अमेंडेड इट्स मोल्डेड इट्स फिस्कल पॉलिसी। तो इसमें बहुत सारी रिफॉर्म्स की गई। ठीक है, तो 1991 से अगर हम देखें बहुत सारे टैक्सेस में, टैक्स की रेट्स में रिडक्शन हो चुकी है। और अगर हम इनकम टैक्स की भी बात करें, इसमें जो 1991 से पहले जो टैक्स रेट्स थे उसके बरक्स 1991 के बाद उनको कम किया गया। वाई? बिकॉज इससे क्या होता था कि जब हायर रेट्स ऑफ इनकम टैक्स थी जो हम अभी भी बोल रहे थे, उसकी वजह से टैक्स इवेजन जो है वो ज़्यादा विटनेस होता था। लोग ज़्यादा टैक्स इवेजन करते थे, अपनी इनकम छुपाते थे, अपनी इनकम जो है वो डिक्लेयर नहीं करते थे बिकॉज दे थॉट दैट दे विल हैव टू पे मोर एंड मोर टैक्सेस। ये प्रॉब्लम थी इस टैक्स सिस्टम में। सो द मॉडरेट टैक्सेशन एनकरेजेस सेविंग्स एंड वॉलंटरी डिस्क्लोजर ऑफ इनकम। अगर हमारे पास एक मॉडरेट टैक्सेशन सिस्टम है, मॉडरेट टैक्स रेट्स हैं, तो फिर लोग जाके खुद अपनी इनकम जो है वो डिक्लेयर करते हैं। वॉलंटरी डिस्क्लोजर होता है, वॉलंटरी डिस्क्लोजर ऑफ इनकम लोग करते हैं। तो इससे क्या होता है कि हर कोई बंदा अपना जो इनकम है वो डिक्लेयर करके उस पर जो इसका रीजनेबल अमाउंट ऑफ टैक्स बनता है वो पे करता है। एंड दिस एक्ट्स एज अ बूस्ट फॉर द इकोनॉमी। अगेन ये जो टैक्स पेमेंट ऑफ टैक्सेस है, दिस एक्ट्स फॉर, बिकॉज टैक्स रेवेन्यू जो है ये गवर्नमेंट का सबसे बड़ा सोर्स है रेवेन्यू का। टैक्स रेवेन्यू is the best source and it's the most important source of taxation for the it is the most important source of revenue for the government. Now if there is tax evasion, then the economic position of the government, the economy of the country will become weak and weak. ठीक है, इसी तरह से जो कॉरपोरेशन टैक्स था, corporation tax simply means the income tax which is levied on the local companies of India. जो इंडिया की कंपनीज पे जो टैक्स लगता है उसको, उनकी इनकम पे जो टैक्स लगता है, दैट इज नोन एज कॉरपोरेशन टैक्स, और उसमें भी रिडक्शन की गई। इसी तरह इनडायरेक्ट टैक्सेस में बहुत सारी रिफॉर्म्स की गई। ठीक है, जो गुड्स एंड सर्विसेज पे जो टैक्सेस लगते थे, इनडायरेक्ट टैक्सेस, उसमें भी रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस की गई। सो वी कैन सी दैट द होल टैक्सेशन सिस्टम, द रूल्स रिलेटेड टू द रूल पोजिशन रिलेटेड टू द टैक्सेशन सिस्टम, इट वॉज ओवरहॉल्ड। इसको ओवरहॉल किया गया, गवर्नमेंट ने इसको ओवरहॉल किया, इस सारे रूल पोजीशन को तब्दील किया गया, चेंज किया गया, ताकि एक नया रूल पोजीशन लोगों के सामने रखा जाए, तो जिसकी वजह से लोग फिर टैक्स इवेजन ना करें और टैक्सेस अपने अच्छी तरह से पे करें। सो दीज वर द रिफॉर्म्स विच वर मच नीडेड फॉर coming out of the economic crisis, balance of payment crisis, which was witnessed in 1991. And other reforms were directed towards simplification, broad basing, modernizing, and checking evasion. These were further some important reforms which were related to taxation in India. तो अभी हम देख रहे हैं कि जो फाइनेंशियल सेक्टर है, जो टैक्स यानी टैक्सेशन रूल्स हैं, इन सब चीज़ों में गवर्नमेंट ने रिफॉर्म्स लाई, और इसकी वजह से यही एक वजह बनी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी इंडिया की इकोनॉमी को उस बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस से बाहर निकलने के लिए।
and the whole mastermind behind this was none, again I will repeat it, but Dr. Manmohan Singh, the greatest economist of India. तो दोस्तों इसके बाद हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट एक्ट्स की, और ये जो एक्ट्स हैं दीज आर आल्सो रिलेटेड, दीज आर आल्सो एसोसिएटेड विद द रिफॉर्म्स विच वर इंट्रोड्यूस्ड इन 1991. ठीक है, और इससे पहले भी जो कुछ एक्ट्स हैं वो भी यहाँ पे डिस्कस किए जाएंगे विच हैव एन इनडायरेक्ट कनेक्शन विद द रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस्ड इन 1991. तो सबसे पहला जो एक्ट हम पढ़ेंगे यहाँ पे वो है द मोनोपोलिस्टिक एंड रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस एक्ट 1969 का, जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं MRTP एक्ट. ठीक है, MRTP एक्ट ऑफ 1969. तो इस एक्ट का मकसद क्या था, क्यों इस एक्ट को एनेक्ट किया गया, इसको फोर्स में लाया गया, इसकी वजह यह थी, देखिए आप इसके नाम से ही जान सकते हैं, मोनोपोलिस्टिक एंड रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस एक्ट. देखिए इससे पहले क्या होता था कि द इकोनॉमिक पावर इट वाज कंसंट्रेटेड इन द हैंड्स ऑफ अ फ्यू पीपल, फ्यू लीडिंग बिजनेसमैन. ठीक है, तो कुछ लोगों के पास जो इकोनॉमिक पावर था वो दैट वाज कंसंट्रेटेड इन देयर हैंड्स एंड दे हैड मोनोपोलाइज्ड द होल इकोनॉमी. इन्होंने जो पूरे इकोनॉमी का पावर था अपने हाथों में लिया था, यानी इनका एक मोनोपोली, हम कह सकते हैं कि मोनोपोली पावर इनके हाथ में था कि जो जैसे ये इकोनॉमी को ड्राइव करना चाहते थे वैसे ड्राइव करते थे, जैसे ये प्राइसेस एस्टैब्लिश करना चाहते थे, फिक्स करना चाहते थे, वैसे करते थे. ठीक है, तो इन अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस को रोकने के लिए, इन मोनोपोलिस्टिक पावर्स को रोकने के लिए 1969 में गवर्नमेंट ने एक एक्ट बनाया, एक एक्ट एस्टैब्लिश किया, एनेक्ट किया, जिसका नाम है मोनोपोलिस्टिक एंड रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस एक्ट. ठीक है, 1969 में इसको पास किया गया. ठीक है, एंड इट केम इनटू फोर्स, दिस एक्ट वाज ब्रॉट इनटू फोर्स ऑन June 1st, 1970. 1 जून 1970 को इस डेट पे इस एक्ट को एनफोर्स किया गया. एंड many amendments were brought in this act in 1984 and 1991, जब इंडिया में ट्रेड ये जो रिफॉर्म्स हैं वो इंट्रोड्यूस की गई, उस टाइम भी इसमें कुछ अमेंडमेंट्स की गई. ये एक्ट जो है पहले अप टू 2019 J&K में एप्लीकेबल नहीं था, बट after 2019 this act became applicable in the UT of Jammu and Kashmir as well. After the reorganization act, after that Jammu and Kashmir reorganization act of 2019, this act also became applicable in the union territory of Jammu and Kashmir. इसके बाद हम बात करेंगे MRTP कंपनीज की, यानी द मोनोपोलिस्टिक एंड रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस कंपनीज की. ठीक है, तो वो फर्म्स जिनके पास एसेट्स थे वर्थ 25 करोड़ और मोर, 25 करोड़ ये या इससे ज्यादा जिन भी फर्म्स के पास एसेट्स थे, दे वर पुट अंडर एन ऑब्लिगेशन. इनको एक ऑब्लिगेशन रखी गई कि भाई जो भी आप फर्म्स एस्टेब्लिश करना, इंडस्ट्री एस्टेब्लिश करना चाहोगे तो उससे पहले आप लोगों को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से परमिशन लाना पड़ेगा. विदाउट परमिशन यू कैन नॉट एस्टेब्लिश योर एंटिटीज, योर ओन यूनिट्स और योर ओन इंडस्ट्रीज, एंड दीज कंपनीज were known as MRTP companies. So the MRTP companies are those companies which were having the worth of 25 crores or more. और इसके बाद जो अपर लिमिट जो है 25 करोड़ का, इन्हीं कंपनीज को हम MRTP यानी कंपनीज का कहते हैं, और इस लिमिट को कहा जाता है MRTP लिमिट. लेकिन 1980 में क्या हुआ, ये तो 1970 की बात है, लेकिन 1980 में जब इसमें अमेंडमेंट किया गया तो उस टाइम ये लिमिट जो है इट वाज रिलैक्स्ड टू 50 करोड़,
यानी इसको एक रिलैक्सेशन दी गई। अब 25 करोड़ के बजाय कहा गया कि जिन भी कंपनीज के पास 50 करोड़ वर्थ होगा, 50 करोड़ एसेट्स होंगे, उन्हीं कंपनीज को जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से परमिशन लाना पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद 1985 में अगेन इसको रिलैक्स किया गया और 1985 में 100 करोड़ इसका लिमिट रखा गया। ठीक है, एंड इन 1991 द लिमिट वाज रिमूव्ड। नाउ इन 1991 जब रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस की गई, ठीक है, तो अब ये लिमिट जो है, जो पहले 25 करोड़ था, जो फिर 50 करोड़ बन गया 1980 में, और फिर 100 करोड़ बन गया 1985 में, विद द ऑनसेट ऑफ द रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस्ड इन 1991 द होल लिमिट वाज रिमूव्ड। अब क्या रहा, जो कंपनीज 25% या मोर जिनका मार्केट शेयर होगा, दे वर कॉल्ड मोनोपोलीज। ठीक है, यानी वो कंपनीज जिनका पूरे मार्केट में 25% या इससे ज्यादा शेयर होगा, तो उनको इस MRTP एक्ट में लाया गया। ठीक है, इस MRTP के जो प्रोविजंस हैं, उन प्रोविजंस के अंडर उन कंपनीज को लाया गया जो 25% मार्केट शेयर होल्ड करते थे या 25% से ज्यादा। इससे क्या हुआ, the result of all this was that Indian economy grew to 7.5% of GDP from 1992 to 1996। अब जब देखिए, जब इकोनॉमिक पावर जो है वो कंसंट्रेटेड नहीं रहा कुछ हैंड्स में, तो इससे क्या हुआ कि जो इंडिया की इकोनॉमी है, ये इंडिया की इकोनॉमी जो है ये ग्रो होना शुरू हो गई। एंड फ्रॉम 1992 टू 1996, ये हम इन्हीं 5 सालों की बात करते हैं, 92, 93, 94, 95 एंड 96। इन 6 सालों की बात करते हैं कि इन 6 सालों में इंडिया की इकोनॉमी जो है वो ग्रो होने लगी। एंड दैट द GDP, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट ऑफ इंडिया, इट ग्रू फ्रॉम द लेवल एट विच इट स्टूड in 1991 up to a percentage of 7.5%। ये था GDP का ग्रोथ जब ये इंट्रोड्यूस की गई ये रिफॉर्म्स, और जब ये इस एक्ट के प्रोविजंस पे अमल किया गया, तो ये जो है इस अंदाज में फिर हमारी इकोनॉमी जो है वो बढ़ने लगी। इसके बाद जो MRTP एक्ट था, उसके अंडर एक MRTP कॉरपोरेशन को भी वजूद में लाया गया। ठीक है, एंड इट वाज एस्टैब्लिश्ड अंडर सेक्शन 5 ऑफ द MRTP एक्ट। इस कॉरपोरेशन का काम क्या था, पहले देखते हैं कि ये किस डिपार्टमेंट, इट इज एन ऑर्गन ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ कंपनी अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ कंपनी अफेयर्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, एंड इट इज ए क्वासी जुडिशियल बॉडी। ठीक है, तो सेक्शन 5 ऑफ MRTP एक्ट जो है, उसके अंडर एक MRTP कॉरपोरेशन अमल में लाया गया, एक इसका वजूद अमल में लाया गया। तो इसका मेन फंक्शन जो था, टू एनक्वायर इनटू एंड टेक अप्रोप्रिएट एक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ अनफेयर ट्रेड एंड रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस। क्योंकि MRTP एक्ट का मकसद ही जो था वो था कि जो अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस होती है, जो कंसंट्रेट हुआ है इकोनॉमिक पावर इनटू द हैंड्स ऑफ फ्यू, उसको ख़त्म करना। तो MRTP कॉरपोरेशन को वजूद में लाया गया ताकि जो भी अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस इकोनॉमी में होती थी, इंडिया की इकोनॉमी में, उनको सुधारा जाए, उन अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस को कंट्रोल किया जाए। तो ये थी कुछ रिफॉर्म्स जो इंट्रोड्यूस की गई, और इसके बाद हमने पढ़ा MRTP एक्ट के बारे में, MRTP कॉरपोरेशन के बारे में। तो दोस्तों, आज का वीडियो हम यहाँ पे ही ख़त्म करते हैं। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में फिर मिलेंगे आपके साथ। अभी भी जो हमारा कुछ रह गया है इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के बारे में, वो अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे। तो दोस्तों, अगेन मेरी 2 रिक्वेस्ट जो है, जो मैं बार बार करता हूँ, एक ये है कि आप हमारी चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ, जो भी आपके कैंडिडेट्स हैं, आपके इर्द गिर्द पढ़ाई में मुलविस हैं, तो उनके साथ शेयर करें। और इसके साथ साथ जो हमने MCQ कंपेनियन लाया है, उस MCQ कंपेनियन को आप ज़रूर कंसल्ट कीजिए बिफोर योर दिस फाइनेंस अकाउंटेंट असिस्टेंट एग्जाम। आई हाईली रिकमेंड, बिकॉज दैट इज़ अ वेरी वैल्यूएबल थिंग।
वो एक बहुत ही अहम चीज़ है। उसमें 1200 से ज़्यादा MCQs हमने डिस्कस किए हैं। दैट इज़ अ वेरी वेरी वैल्यूएबल थिंग फॉर योर एग्जामिनेशन प्रिपरेशन फॉर द स्पेशली फॉर द फाइनेंस अकाउंट्स असिस्टेंट एग्जाम। तो वो आप ज़रूर लीजिए। डिस्क्रिप्शन में हमने उसका पूरा डिटेल दिया हुआ है कैसे आप वो हासिल कर सकते हैं। तो अगले लेक्चर में इंशाल्लाह आपके साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।